हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल प्राइम एजुकेशन वीडियोस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे हम लोग, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जो भी बच्चे नए हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा कि यहाँ से क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो पार्ट 1 है उसमें इससे पहले के जो भी टॉपिक्स है वो कवर हो चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है उसको जाके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, नहीं तो आप जो है नेक्स्ट के जो वीडियोस है, नेक्स्ट के टॉपिक्स को आप मिस कर जाओगे। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाए, तो किसी को भी जो है बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, वरना वो आपके लिए जो है थोड़ा सा हानिकारक साबित हो सकता है बच्चा लोग। ठीक है, समझ में आया? तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, इक्वेशन कैसे लिखना है, उसके रूल्स होते हैं, वो हमने समझ लिया। कैसे आप लिख सकते हो, कैसे आप जो है उसको बैलेंस कर सकते हो, कैसे मॉलिक्यूल्स को आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बता दी है। तो अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो डेफिनेशन क्या है इसका? केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स इन अकॉर्डेंस विद द नेचर एंड द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो देखो, इसको क्लासिफाई किया जाता है 4 अलग अलग टाइप में। पहला है विथ रिस्पेक्ट टू नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सो पहला यहाँ पे आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है यहाँ पे, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे देखते हैं आपका क्या है। सो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, हमें सिर्फ यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। तो चलो देखते हैं एक्टिविटी 1 है क्या। सो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, हीट द टेस्ट ट्यूब, dip a glass rod in the ammonia solution and hold on the top of the test tube. You will observe a white smoke emanating from the tip of the glass rod. यानी कि अगर आप जो है अमोनिया का जो सोल्यूशन है, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में लेते हो और हीट करते हो और डीप करते हो ग्लास रॉड को अमोनिया सोल्यूशन में है, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा जहाँ पे आपको वाइट स्मोक का जो है यहाँ पे यानी कि वाइट स्मोक जो है निकलता हुआ आपको दिखाई देगा फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास रॉड, ठीक है। सो ये आपने अमोनिया सोल्यूशन ले लिया, गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक आपने हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, यहाँ पे आपका HCl आ गया। तो जो ये रिएक्टेंट है ये आपका क्या प्रोडक्ट बनाएगा? यहाँ पे NH4Cl बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपका सॉलिड है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा एक्टिविटी क्या है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो एक्टिविटी नंबर 2 क्या है यहाँ पे? होल्ड अ मैग्नीशियम Mg स्ट्रिप इन पेयर ऑफ टोंग्स एंड इग्नाइट ऑन बर्निंग इन एयर अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। अगर आप उसको बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वाइट पाउडर मिलेगा। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिलेगा। द रिएक्शन कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो ये हो गया आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Mg प्लस ऑक्सीजन O2। और जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो आपको क्या रिएक्टेंट मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा आपको 2MgO। तो आप देख सकते हो ये कैसा है, नेचर में बैलेंस्ड इक्वेशन है। इतना समझ में आया आपको? In this reaction, magnesium oxide is formed as the single product. देखो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना एज सिंगल प्रोडक्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्या है हमारा? एक्टिविटी नंबर 3 है टेक वाटर इन अ बीकर अप टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। यानी आपको बीकर लेना है, उसमें पानी भरना है और हाफली उसको फिल कर देना है। एड अ फ्यू पीस ऑफ स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। सो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2 जो है यहाँ पे वो बन जाएगा बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। CaO प्लस H2 आप करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आप करोगे, आपका वाटर करोगे H2O, ठीक है। सो इसका क्या क्या बन जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पे? CaOH2 प्लस हीट। यानी कि आपका ये भी आप देख सकते हो CaOH2 जो है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वो भी बैलेंस्ड है नेचर में, राइट। तो तीनों जो है यहाँ पे सेटिस्फाइड इक्वेशन बन रहा है आपका, क्लियर। अगला सो यहाँ पे क्या है आपका? when 2 or more reactants combine in a reaction to form a single product it is called a combination reaction। जब भी 2 रिएक्टेंट या उससे ज़्यादा के रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं रिएक्शन में और वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया बात आपको? ठीक है।
अगला हमारा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो क्या इक्वेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये ले लिया आपने शुगर C2H22O11 लिया आपने, ठीक है। इसको हीट करोगे तो एक रिएक्टेंट से जब दो प्रोडक्ट बनेगा आपका, यानी कि 12C कार्बन प्लस 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है। ये जो आपका रिएक्टेंट है उसको डिकम्पोज किया गया है दो अलग अलग एलिमेंट में या दो अलग अलग मॉलिक्यूल में। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो है कि दो प्रोडक्ट है, ठीक है। सो द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट giving rise to two or more product is called decomposition reaction. Clear? सो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया है उसके लिए, ठीक है। सो वो एक्सपेरिमेंट आप रीड कर सकते हो। तो क्या इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये आपको दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो ये रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट बना के देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका। तो ये कैसा होगा, आपका गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा, आपको सॉलिड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे CaO मिलेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इसको करते हो, डिकम्पोज करते हो, तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। साथ ही आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ पे गैसियस फॉर्म में जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला था आपका कौन सा आपका पहला तो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा आपका है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया, टोटली ऑल क्लियर, ठीक है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, ब्रेक डाउन होकर निकलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों भी जो है गैसियस फॉर्म में आपका जो है यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे या एमिट हो जाएंगे। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर इतना। सो अभी हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमने बिगनिंग में देखा, बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में, जैसे हम लोग जिंक डस्ट को ऐड करते हैं और जैसे कि ब्लू कलर जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, तो कलरलेस सोल्यूशन आपको मिलता है, जिंक सल्फेट बन जाता है वो, ठीक है। सो अगर आप कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ ऐड करोगे तो आपको कलरलेस सोल्यूशन मिलता है और जो हीट है उसमें जनरेट होता है। सो वैसे ही यहाँ पे जो है जिंक का हमें पता चला कि इसका आयंस होता है 2+ आयंस होता है। तो जिंक एटम जो है यहाँ पे कॉपर का आपका जो है 2+ आयन के साथ कॉपर सल्फेट के साथ वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे। सो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, द रिएक्शन इन विद द प्लेस ऑफ आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली आपका यहाँ पे होता है प्लेसिंग ऑफ द आयन होता है ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। इतना ही आपको समझना है, यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के आयन रिप्लेस हो जाते हैं आपके मोर रिएक्टिव एलिमेंट के आयन के साथ। जैसा फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने आपको कंप्लीट करने को दे दिया है, तो चलो आ जाओ भाई कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें क्या हो गया, तो यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या बन जाएगा आपका। सो CuSO4 को क्या लिख देंगे हम लोग, FeSO4 + Cu लिखेंगे ना। तो पहला वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे FeSO4, दूसरा आपका क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, CuSO4 प्लस आपको क्या दिया है, Pb, तो PbSO4 प्लस यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अगला आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विद द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, समझ जाओ यहाँ पे। द रिएक्शन इन विद द आयन इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, राइट द नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट, राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सो ये आपको दे रखा है यहाँ पे K2CrO4। सो ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट हो गया आपका और बेरियम सल्फेट हो गया। तो आपको इसका जो है सिमिलर यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है आपको, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एंड रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड गिवन अवे इन वेरियस प्रोसेसेस।
हीट आपका एब्जॉर्ब होता है और गिवन अवे इन वेरियस प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस। अकॉर्डिंगली प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। जो आपके प्रोसेसेस होते हैं उसको दो तरीकों में जो है यहाँ पे जाना जाता है, पहला है आपका एंडोथर्मिक, दूसरा है आपका एक्सोथर्मिक। सो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्या? सो हीट फ्रॉम आउटसाइड, देखो बाहर से जो हीट आता है ना उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब होता है वो ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस। सो फिजिकल चेंजेस होने की वजह से अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। सो हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल melting of ice, dissolution of potassium nitrate in water. Therefore these are called as endothermic processes. On the other hand, heat is given away during some physical changes. तो पहले केस में आपने देखा था कि यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं? दूसरे केस में बोल रहे हैं हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप हीट बाहर देते हो, यानी कि अगर वाटर है उसकी हीट को आप बाहर कर देते हो तो वो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा ना। यानी टेम्परेचर कम हो रहा है तभी तो वो आइस बनेगा। वाटर से आइस बनने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर डाउन होगा, यानी कि हीट उसने बाहर दे दिया, बराबर। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, डिसोल्यूशन क्या? डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो ये दो एग्जांपल है किसके? आपके एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए। क्लियर हुआ इतना आपको यहाँ पे? सो यहाँ पे आपको जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जहाँ पे आपको क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए आपको एक वो एक्सपेरिमेंट करना है जहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉटल ले लेना है, सिलेंडर ले लेना है, थर्मोमीटर लेना है, पोटेशियम नाइट्रेट लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और पानी लेना है, बराबर। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने किसके लिए देखा था? यहाँ पे एक्सोथर्मिक के लिए देखा था। पोटेशियम नाइट्रेट किसके लिए देखा था? एंडोथर्मिक के लिए देखा था। सो ये प्रोसीजर है, आप रीड कर सकते हो यहाँ पे। तो रिएक्शन में आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे ये रहा, आपने ये रिएक्शन देखा, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कैल्शियम कार्बोनेट को जो है हीट दे रहे हो बेसिकली। सो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, बराबर। सो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को और वाटर को अगर आप जो है यहाँ पे ऐड करवा देते हो रिएक्टेंट को, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, बराबर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस हीट मिल जाएगा यहाँ पे। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट आपका यहाँ पे एक बना रहा है और पहला वाला जो है आपका एक रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको याद रखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अभी हमारा आता है यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चे लोग? तो ये देखो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिया इन्होंने? टेक इनटू अकाउंट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो ये कुछ 6 पॉइंट दिया है। कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन, आयरन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग, erosion of rocks take place from soil, rocks take place to form soil, barabar. Alcohol is formed on mixing yeast in glucose solution under proper condition. Effervescence is formed on adding baking soda into a test tube containing dilute acid. तो ये वाला जो फिफ्थ वाला है एफरवेसेंस का, अगर ये तो आप घर पे भी कर सकते हो क्योंकि आपको जो है यहाँ पे बेकिंग सोडा में भी सभी के घर में जो है अवेलेबल होगा। सो एफरवेसेंस जो है आपका बन जाएगा अगर आप बेकिंग सोडा को टेस्ट ट्यूब में जो है डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो। सो 6th पॉइंट आपको क्या दिया है? अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो 6th पॉइंट जो है यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। सो वाइट प्रेसिपिटेट का ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि ये बनता कैसे है। तो ये बनता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ऐड करने के बाद। तो कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया बच्चा लोग? सो यहाँ पे अभी आपको क्या दिया है? द सेम रिएक्शन अकर्स एट अ डिफरेंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडीशंस। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क टू इनटू कर्ड, यानी विंटर के सीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको मिल्क को कर्ड बनाने के लिए, यानी कि दूध को दही बनाने के लिए। वाइल एट द हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ मिल्क इंक्रीजेस एंड द कर्ड इज फॉर्म्ड अर्ली। यानी जो हम लोग अलग से जो बचा के रखते हैं ना, मतलब आपका दही बनाने के लिए
छोड़ो वो सारी जो है आपकी ट्रेडिशनल प्रोसेसेस है उस पर बात नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ आपको, अगर ज़्यादा टेम्परेचर यानी गर्मी की अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे मिल्क का चांसेस जो है ये ज़्यादा होता है, जो आपका दही यानी कि कर्ड बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए। सो यहाँ पे चांसेस जो है गर्मी के सीजन में बढ़ जाता है, ठीक है। सो अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। सो पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, let us see the reaction. Let us see the metal aluminium Al zinc with dilute hydrochloric acid. So on reaction both aluminium and zinc with dilute hydrochloric acid H2 gas is liberated and water soluble salts of these metals are formed. However, the reaction of aluminium metal takes place faster as compared to zinc metal. सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो रिएक्शन है आपका एल्यूमिनियम मेटल का वो ज़्यादा फास्ट होगा अगर आप जिंक मेटल से उसको कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि जो मेटल का नेचर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंसेस के लिए। सो एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन जिंक, बराबर। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर, यानी रेट यहाँ पे हायर होगा एल्यूमिनियम को अगर आप रिएक्ट करवाते हो HCl से, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इन कंपैरिजन विद जिंक। सो नेचर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो जो नेचर ऑफ रिएक्टिविटी है जो रिएक्टेंट का है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके केमिकल रिएक्शंस को, बराबर। यहाँ तक समझ में आया आपको। अभी हम देखेंगे साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इन्होंने कुछ प्रोसीजर दिया है वो आपको लेना होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या दिया है इन्होंने। सो यहाँ पे आपको कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर। यानी आपको क्या करना है, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना है और रिएक्ट करवाना है कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर से। सो डाइल्यूट HCl जो है वो आपका रिएक्ट करेगा स्लोली and thereby calcium carbonate disappears slowly and carbon dioxide also liberates slowly. On the other hand, the reaction with concentrated HCl takes place rapidly and calcium carbonate disappears fast. तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो HCl है यहाँ पे स्लोली रिएक्ट करता है, इसकी वजह से दोनों यहाँ पे जो है आपके डिसअपियर हो जाते हैं। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट्स फास्टर, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है वो फास्टर रिएक्ट करते हैं देन डाइल्यूट एसिड से ज़्यादा जो पावरफुल होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। यानी रिएक्टेंट आपका जो लेफ्ट पार्ट में जो भी एलिमेंट है वो कौन से है उस पर डिपेंड करता है, वो सोल्यूशन है या आप एमोर्फस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है, या फिर डाइल्यूट लिक्विड है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है। सारी चीज़ें बच्चा लोग मायने रखती है, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो अगला है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। सो वाइल स्टडिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन यू हैव कैरिड आउट डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने देखा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको क्या करना होता है, जैसे आप हीट देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट आता है, ठीक है। सो इस एक्टिविटी में क्या होता है, लाइम वाटर मिल्क की टर्न नहीं होता जब तक आप उसको हीट नहीं देते हो, बराबर। तो जब तक आप लाइमस्टोन को हीट नहीं करते हो तब तक वो जो है गर्म होकर दूध जैसा नहीं बन जाता, यानी वाइट कलर का एकदम नहीं हो जाता, बिकॉज ऑफ जीरो रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि उसमें जो है आप सबसे पहले तो उसमें रिएक्टेंट को रिएक्ट ही नहीं करवा रहे हो, एक ही जो है वो मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन कैसे करोगे, बाय हीटिंग ही आपके पास ऑप्शन है या प्रेशर ऑप्शन है। तो यहाँ पे रेलेवेंट आपके पास हीटिंग आ जाता है। हीटिंग होने के बाद आपको क्या मिलता है, 2 प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, बराबर। 2 प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन इफेक्ट है वो किसका होगा, हीट का होगा। सो फ्रॉम this it is learned that the rate of reaction increases on increasing the temperature। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, यानी कि गर्मी के सीजन में जब भी आप रिएक्शन करोगे तो आपको रिएक्शन फास्टर देखने को मिलेगा, यानी कि आपका टाइम जो है वो कम कंज्यूम होगा। समझ में आया। और बच्चा लोग इसी की वजह से आपका जो है एग्ज़ाम जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो कभी भी जो है विंटर सीजन में नहीं लिया जाता, वो समर सीजन में लिया जाता है। अगर आप जो है केमिकल लेबोरेटरीज़ की बात करें तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता
पता नहीं कि क्योंकि स्कूल लेवल पे ये पॉसिबल है या नहीं, बट जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है या जो भी रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा इजीली रिएक्ट करता है समर सीजन में एज कम्पेयर टू विंटर सीजन में। विंटर सीजन में भी ऐसा हो सकता है, जब तक आप एक्सटर्नल हीट ना दो तब तक आपका जो है यहाँ पर रिएक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको एक्सटर्नल हीट देने के लिए। तो माइट भी बहुत से केसेस में पॉसिबल तो है विंटर सीजन में भी अगर आप रिएक्शन करते हो तो, बट अगर आप नेचुरल रिएक्शन की बात कर रहे हो तो उसके लिए विंटर सीजन रिलेवेंट नहीं है, आपको जो है समर सीजन में करना पड़ेगा क्योंकि उसका रूम टेम्परेचर तभी हाई होता है। ठीक है, सो अभी आप देखेंगे कैटलिस्ट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कैटलिस्ट का। सो यहाँ पे जब आप हीट करते हो पोटेशियम क्लोराइड को, KClO3 को, बराबर, सो यहाँ पे ये डिकम्पोज होता है स्लोली, क्योंकि अगर आपका मॉलिक्यूल जो है 2 × KClO3 है उसको आप हीट करोगे तो 2 बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको जो ये रिएक्शन दिया है ये जो है ये ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, आप देख सकते हो नाइदर इंक्रीजेस बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज नॉर बाय इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर। सो KClO3 जो है ये डिकम्पोज होता है रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अगर आप MnO2 डाल दोगे इसमें, इनके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा दोगे, ठीक है, सो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा वो फास्टर होगा टू लिबरेट O2, यानी आपको ऑक्सीजन को यहाँ पे लिबरेट करवाना होता है। सो नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन MnO2 इन दिस reaction. So the substance in whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any chemical change to it, it is called catalyst. So यहाँ पे क्या है, the substance in whose presence the rate of chemical reaction चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज, यानी उसका प्रेजेंस तो है मगर वो प्रेजेंस होने के बावजूद भी केमिकल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है और इक्वेशन भी फास्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। तो समझ में आया बच्चा लोग। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, साथ ही सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आपको जो है टोटल आपके बोर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो इस चैनल में जो है आपको पूरे बोर्ड के टॉपिक्स मिल जाएंगे आपके साइंस सब्जेक्ट के, और अगर टाइम बचा तो हम बाकी सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। सो आपको सपोर्ट देना ज़रूरी है, आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, साथ ही लाइक करना ज़रूरी है। ठीक है, सो आपको जो नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 3 वो जल्दी मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर बच्चा लोग, थैंक यू एंड बाय बाय।